अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट टाइम में। एक लड़की है जिसका नाम है स्टेफनी, और स्टेफनी को रोज एक ही नाइटमेयर आता है, टॉवर गिरता हुआ, लोग मरते हुए, बिल्कुल वही सीन जो 1969 में हुआ था। स्टेफनी को धीरे धीरे पता चलता है कि ये नाइटमेयर कोई नॉर्मल सपना नहीं है, ये उसकी ग्रैंडमदर आयरस का पास्ट है। और इसलिए स्टेफनी अपनी नानी के बारे में अपने पिता से पूछती है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें अपने मामा से बात करनी चाहिए। इसके बाद स्टेफनी अपने छोटे भाई, जिसका नाम चार्ली है, के साथ अपने मामा के घर चली जाती है। स्टेफनी अपने मामा से पूछती कि उसकी नानी इस वक्त कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। स्टेफनी के मामा, जिसका नाम मार्टी है, वो कहता है कि तुम्हारी नानी पागल हो गई थी, कहीं भी चिल्लाने लग जाती और अजीब सी बातें करती थी, और मुझे नहीं पता वो कहाँ रहती है। लेकिन स्टेफनी कहती मुझे उनसे मिलना बहुत जरूरी है। स्टेफनी की मामी कुछ लेटर्स स्टेफनी को दिखाती है जो कि उसकी नानी यानी आयरस ने उन्हें भेजे हैं, और इन्हीं लेटर में उसकी नानी का पता मिल जाता है। स्टेफनी अपनी ग्रैंडमदर से मिलने निकल जाती है। स्टेफनी अपनी नानी आयरस की रिमोट कैबिन तक पहुंचती है, जो कि एक सेक्लूडेड जंगल जैसी जगह में है। आयरस की एज बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो बहुत कमजोर हो गई है। आयरस स्टेफनी को बोलती कि तुम्हारे नाइटमेयर्स वो मेरी पुरानी प्रीमोनिशन है। आयरस बताती है कि उसने एक रेस्तरां टॉवर कोलैप्स का ड्रीम देखा था और लोगों को बचाया था, पर इस वजह से डेथ का प्लान बिगड़ गया था, और अब डेथ उस फैमिली की ब्लड लाइन को टारगेट कर रहा है। आयरस स्टेफनी को एक नोटबुक देती है जिसमें पुराने इवेंट्स और डेथ के रूल्स लिखे हैं, लेकिन स्टेफनी उसकी बात को सच नहीं मानती और वहां से जाने लगती है। आयरस अपनी क्लेम प्रूफ करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है ताकि स्टेफनी सच को बिलीव कर सके। आयरस की मौत के बाद उनके वर्स्ट फियर्स शुरू हो जाते हैं और एक हॉरिफिक चेन ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड होती है। स्टेफनी समझ जाती है कि नाइटमेयर सिर्फ एक वार्निंग नहीं। स्टेफनी और उसका छोटा भाई चार्ली अपनी नानी की नोटबुक को स्टडी करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डेथ एक सीक्वेंस में अपना काम करता है। पहले आयरस, फिर हावर्ड, जो कि आयरस का बेटा है। उसके बाद हावर्ड के बच्चे को डेथ नहीं छोड़ेगा। इधर आयरस की बेटी, जिसका नाम डार्लिन है, जो स्टेफनी की मां है, और फिर स्टेफनी और उसका भाई चार्ली भी मारे जाएंगे। इसके बाद मौत का सिलसिला शुरू होता है। अब एक एक करके फैमिली मेंबर्स के साथ भयानक एक्सीडेंट्स होने लगते हैं। स्टेफनी की फैमिली पार्टी कर रही होती है, सभी लोग इस पार्टी में होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच एक कांच का ग्लास टूटता है और कांच का एक टुकड़ा बर्फ में गिर जाता है, और वो बर्फ जिसमें वो कांच है वो हावर्ड के ग्लास में आ जाता है। हावर्ड वो ड्रिंक पीने ही वाला होता है, तभी उसके हाथ से वो ग्लास नीचे गिर जाता है। स्टेफनी अपनी परिवार को अलर्ट करने के लिए कॉल करती है, लेकिन उसका फोन कोई नहीं उठाता है। हावर्ड को वही कांच का टुकड़ा जो उसके ग्लास में आया था अब उसके पैर के पंजे में लग जाता है और हावर्ड गिर जाता है। और तभी अचानक एक घास कटने वाली मशीन चालू हो जाती है और स्टेफनी के मामा के सिर पर आ जाती मशीन की ब्लेड पूरे चेहरे को काट देती है और हावर्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। स्टेफनी बताती है कि मैंने नानी की किताब पढ़ी है। 1969 में जो लोग बच गए थे जिन्हें वहां पर मरना था, लेकिन आयरस ने वहां लोगों को बचा लिया था। अब उन लोगों की पीढ़ी जो इस दुनिया में नहीं होनी चाहिए थी वो भी है, इसलिए डेथ अब उनको टारगेट कर रहा है और अब एक सीक्वेंस में डेथ अपना काम करेगा। अब वो हावर्ड के बच्चे एरिक, बॉबी और जूलिया हैं। इसके बाद डेथ स्टेफनी की मां डार्लिन और फिर स्टेफनी और उसका भाई चार्ली को भी डेथ नहीं छोड़ेगी, लेकिन कोई स्टेफनी की बात को सीरियसली नहीं लेता है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अगले दिन स्टेफनी का कुजीन ब्रदर एरिक अपनी शॉप पर होता है और अपना काम खत्म करके अपने पिता की याद में टैटू बनाता है। तभी ऊपर फैन में एक लोहे की चेन उलझ जाती है और एरिक की नाक पर लगी रिंग में उलझ जाती है। शॉप में रखा केरोसिन भी नीचे गिरने लगता है जिससे आग लग जाती है, लेकिन एरिक को ज्यादा चोट नहीं लगती और वो बच जाता है। स्टेफनी को जब पता चलता है कि एरिक की दुकान पर आग लगी और उसे चोट भी आई है, तो स्टेफनी और उसका भाई चार्ली एरिक से मिलने उसके घर जाते हैं, लेकिन एरिक को ज्यादा चोट नहीं आई होती है और वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं। इतने में जूलिया भी मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। स्टेफनी एरिक से बोलती है कि तुम्हें मशीनों और गाड़ियों से दूर रहना चाहिए, पर एरिक स्टेफनी की बात नहीं सुनता और कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी बातें सब झूठी हैं। जूलिया मॉर्निंग वॉक पर जा रही होती है, तभी उसके सिर पर एक फुटबॉल आकर लगती है, जिसके कारण वो डस्टबिन के अंदर गिर जाती है और कचरा उठा रही गाड़ी उस डस्टबिन का कचरा भी अंदर गाड़ी में खाली कर देती है। और स्टेफनी, चार्ली और एरिक जूलिया को निकालने के लिए भाग कर जाते हैं और जूलिया को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कचरे की गाड़ी वहां से निकल जाती है। किसी तरह स्टेफनी उस गाड़ी पर चढ़ जाती है, लेकिन तब तक जूलिया को कचरा दबाने वाली मशीन दबा देती है और जूलिया वहीं खत्म हो जाती है। सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि स्टेफनी बिल्कुल सही बोल रही थी,
लेकिन स्टेफनी को एक बात समझ नहीं आती कि डेथ सीक्वेंस में क्यों नहीं चल रही, क्योंकि मरना एरिक को था, लेकिन पहले जूलिया कैसे मर गई। यहाँ पर स्टेफनी की मामी बताती है कि एरिक हॉवर्ड का बेटा नहीं है, वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा है। जूलिया ही हॉवर्ड की बड़ी बेटी है। स्टेफनी समझ जाती है और अब बारी होती है हॉवर्ड के छोटे बेटे, जिसका नाम है बॉबी। बॉबी स्टेफनी से कहता है कि मुझे कैसे भी बचा लो, मुझे मरना नहीं है। स्टेफनी कहती है कि किताब में लिखा है एक व्यक्ति है जिसे पता है कि डेथ से कैसे बच सकते हैं, इसीलिए हमें उसे ढूंढना होगा। इसके बाद स्टेफनी और उसके भाई उस मिस्टीरियस आदमी से मिलते हैं जिसका नाम ब्लडवर्थ, जिसे पता है डेथ से कैसे बचा जा सकता है। ब्लडवर्थ एक ही बात साफ शब्दों में कहता है, तुम डेथ से भाग सकते हो, लेकिन डेथ तुम्हें ढूंढ ही लेगा। वो बताता है कि जब डेथ का ओरिजिनल ऑर्डर बिगड़ जाता है तो डेथ पूरी ब्लड लाइन को खत्म करता है ताकि बैलेंस वापस आ सके। ब्लडवर्थ स्टेफनी से कहता है कि डेथ से चीट नहीं कर सकते, लेकिन एक रास्ता है, अगर मरकर जिंदा हो जाए तो डेथ उसका पीछा छोड़ देती है और उसकी चैन टूट जाएगी। एरिक यहाँ पर कहता है बॉबी को पीनट से एलर्जी है, अगर हम बॉबी को पीनट खिला दें तो वो मर जाएगा। इसके बाद हम उसे एंटी एलर्जिक और मेडिकल सर्विस देकर जिंदा कर लेंगे। इसके बाद एरिक और बॉबी एक वेंडर मशीन के पास आते हैं और पीनट निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मशीन का स्क्रू ढीला होता है। एरिक मशीन का कांच तोड़कर पीनट निकाल लेता है और दोनों चुपचाप एक कमरे में चले जाते हैं। और फिर एरिक बॉबी को उस कमरे में छोड़कर एंटी एलर्जी लेने के लिए चले जाता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। दरवाजा बंद होने से कुछ सामान उस रूम में रखे कंप्यूटर की बटन पर गिरता है, जिससे वहां रखी एमआरआई मशीन ऑन हो जाती है और एरिक एंटी एलर्जी के साथ एक व्हील चेयर भी लेकर आता है और बॉबी को बिठाकर पीनट देता है। एमआरआई चालू हो जाती है और मेटल की चीजें अपनी ओर खींचने लगती है। एरिक की पूरी बॉडी पर मेटल होने के कारण एमआरआई मशीन उसे अंदर खींच लेती है और उसके पीछे व्हील चेयर को भी खींच लेती है और बॉबी को भी पीनट खाने से एलर्जी हो जाती है और वो चल नहीं पाता और दोनों भाइयों की वहीं पर मौत हो जाती है। अब डेथ की ब्लड लाइन में स्टेफनी की मोम, स्टेफनी और उसका भाई चार्ली बचा है। स्टेफनी अपनी मोम से कहती है कि आपको भी उसी घर में जाना चाहिए जहां पर नानी रहती थी, क्योंकि नानी उसी घर में बहुत सालों तक जिंदा रही थी। इसके बाद स्टेफनी और चार्ली अपनी मोम को लेकर उस घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर पहले से ही गैस लीक हो रही होती है। जैसे ही स्टेफनी की मोम उस घर के अंदर जाने वाली होती है, उसी वक्त एक शॉर्ट सर्किट होता है जिससे एक ब्लास्ट होता है। डार्लिन को काफी चोट लगी होती है और स्टेफनी की गाड़ी भी पलट जाती है। स्टेफनी पानी के तालाब में डूब जाती है और उसका भाई गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है। डार्लिन देखती है कि गाड़ी के ऊपर टावर गिरने वाला है, तो वो किसी तरह अपने बेटे को वहां से बाहर निकालती है। तभी वो टावर डार्लिन के ऊपर गिर जाता है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब चार्ली को पता है कि अगला नंबर स्टेफनी का है और इसीलिए वो उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बाहर निकालता है। तो वो देखता है कि स्टेफनी की सांस रुक चुकी है, वो भी मर चुकी है। चार्ली यहाँ पर उसे सीपीआर देता है और उसे बचा लेता है। चार्ली कहता है कि तुम मरकर वापस जिंदा हो गई हो, मतलब तुमने डेथ की चैन को तोड़ दिया है। और इस बात से दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मॉम और बाकी लोगों के मरने का दुख भी होता है। कुछ दिनों बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाती है, सब शांत लगता है और चार्ली अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। और आज उसकी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन पार्टी है। स्टेफनी भी वहां पर आती है और अपने भाई के शर्ट के पॉकेट में एक गुलाब का फूल लगाती है। तभी उसे फूल में लगा कांटा उसकी उंगली में लग जाता है और उसकी उंगली में से खून आने लगता है। स्टेफनी को याद आता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा जैसे उसके सपने में 1969 में आयरस के साथ हुआ था, और स्टेफनी को कुछ ठीक नहीं लगता। इतने में उनका नेबर डॉक्टर आता है और कहता है कि स्टेफनी, तुम लकी हो जो बच गई। स्टेफनी कहती है कि मैं मरकर जिंदा हुई थी, इसीलिए जिंदा हूं। डॉक्टर यहां पर कहता है कि नहीं, तुम मरकर जिंदा नहीं हुई हो, तुम बस बेहोश हुई थी। चार्ली ने मुझे बताया कि तुम पानी में डूब गई थी और उसने तुम्हें सीपीआर दिया। अगर कोई व्यक्ति जो मर चुका है, उसके दिल की धड़कन 5 मिनट के लिए बंद होनी चाहिए, और तुम तो 2 मिनट में ही वापस जिंदा हो गई थी, मतलब तुम बेहोश थी, मरी नहीं थी। और ये बात सुनकर चार्ली और स्टेफनी दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं। वहां पे खड़ी एक ओल्ड लेडी अपना पर्स निकालती है और उसमें वही सिक्का होता है जो 1969 में उस बच्चे के पास था, और वो सिक्का उस लेडी के पर्स से गिर जाता है और वहां से निकलकर एक ट्रेन की पटरी के जॉइंट पॉइंट पर फंस जाता है, जिसके कारण एक ट्रेन पटरी से बाहर रोड पर आ जाती है और वो ट्रेन सीधा स्टेफनी और उसके भाई चार्ली की तरफ पड़ती है और किसी तरह स्टेफनी और उसका भाई जान बचाकर भागते हैं।
ट्रेन रुक जाती है, लेकिन रोड पर से गुजर रहा लकड़ी से भरा ट्रक उस ट्रेन से टकरा जाता है और बड़ी बड़ी लकड़ियां स्टिफनी और उसके भाई चार्ली के ऊपर आकर गिर जाती हैं और दोनों की वहीं पर दर्दनाक मौत हो जाती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म का नाम है फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7।